हेलो दोस्तों, हमारा जो 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान के पिछली भर्तियों में आए हुए सवालों का, तो उनमें आज हमारा थर्ड वीडियो है। इसमें हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली भर्तियों में, उनको हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए हैं वह हैं। पाठ योजना पद किस शिक्षाविद ने सुझाए हैं? ये प्रधानाध्यापक परीक्षा 2012 और थर्ड ग्रेड परीक्षा 2012 दोनों भर्तियों में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए जे.एफ. हर्बर्ट। जे.एफ. हर्बर्ट ने पाठ योजना पद के बारे में बताया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। देखो ये तो आपको पता है, या तो मतलब कि दिमाग से भी ये सवाल कर सकते हो, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अब दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा, ज्ञात से ज्ञात की ओर होता है या अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा बी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, अगला सवाल है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो उद्देश्यों के आधार पर जो चिंतन उद्देश्य हैं वो शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य शिक्षण का प्रकार नहीं है। बाकी भावात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य है और ज्ञानात्मक उद्देश्य है। अगला सवाल है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर मूल्यांकन होता है। देखिए, ज्ञान, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इन चारों में से जो अंतिम स्तर होता है वो है मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष का। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? तो शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर छात्र को कहा जाता है, क्योंकि जो छात्र है वो शिक्षक और सहायक सामग्री पर आश्रित होता है। तो आश्रित चर कौन है? छात्र। ठीक है, अगला सवाल है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान एवं भाषा सिखाने में, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने में, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने में। तो इसका आंसर होगा ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका होती है एक शिक्षक की। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसके ऑप्शन क्या क्या है? आजीविका कमाना, पढ़ना व लिखना सीखना सिखाना और बौद्धिक विकास। देखिए ये सब तो है ही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, वो है एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो वो क्या छात्र को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चुटकुले सुनाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आराम करना चाहिए? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। ठीक है, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? तो परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये आगमन विधि का पद नहीं है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। बाकी विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण और अवलोकन और सामान्यकरण, ये है जो आगमन विधि के पद है। ठीक है, अगला सवाल है, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है। तो इनके जो भी पद है 5-6 अलग अलग, वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए सवाल किस तरह से पूछा है कि हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद क्या है? तो इसका दूसरा पद होगा प्रस्तुतिकरण। क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अगला सवाल है कि विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित है? ठीक है, विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित होती है? तो ये विश्लेषण से संबंधित होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है, तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य होता है पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। क्या है? पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। ठीक है, निगमन, देखो आप निगमन से याद रखना, निगमन नियम, तो पहले नियम बताएंगे फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहले व्याख्या नहीं, पहले नियम फिर व्याख्या, निगमन नियम। ठीक है,
अगला सवाल है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। तो आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। देखिए ये जो चीज़ें हैं वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, इनमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य होती है, सामान्य से विशिष्ट होती है, सामान्य से सामान्य, विशिष्ट से विशिष्ट। तो ये इसका सही आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। ठीक है, अब है कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। मूल्यांकन जो है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में ये पद नहीं है। बाकी प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, उद्देश्य है, मूल्यांकन हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। ये जो प्रश्न है ये कैसा है, ज्ञान परक है, बोध परक है, अनुप्रयोग परक है या विश्लेषणात्मक है। ठीक है, तो भारत के संविधान की विशेषता क्या है, विशेषताएं हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान परक। ये जो सवाल कैसा है, ये ज्ञान परक सवाल है। ठीक है, अगला सवाल है कि विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है वो क्या कहलाती है, तो वो ह्यूरिस्टिक विधि। जो ह्यूरिस्टिक विधि है ना, इसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में, यानी खोजकर्ता, एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, तो ये ह्यूरिस्टिक विधि हो गई। ठीक है, अगला सवाल है कि शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है। तो ऑप्शन है सामान्य शिक्षा, विषय वस्तु विशेषज्ञता, व्यावसायिक शिक्षा या गृह निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा बी, विषय वस्तु विशेषज्ञता। यानी शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है कि संस्था वो जो संस्था है वो विषय वस्तु की विशेषज्ञता रखती हो। ठीक है, अगला सवाल है कि अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है, तो वह है आवर्ती का सिद्धांत। क्या है, आवर्ती। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु, देखिए सवाल को आप समझोगे ना तो दिमाग से भी ये सवाल कर सकते हो। लिखा हुआ है कि अर्जित ज्ञान को, हमने ज्ञान अर्जित कर लिया यानी पढ़ लिया, अब अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु यानी कि उसको लॉन्ग टाइम अपनी मेमोरी में रखने के लिए स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है, तो वह आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती यानी बार बार, रिपीटेशन, है ना, बार बार आप क्या बोलते हैं उसको, बार बार रिपीट करोगे चीज़ों को, बार बार दोहराओगे ना, तो वो उससे क्या अर्जित ज्ञान होता है ना वो स्थायी बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। कार्यसूचक जो क्रिया है परिभाषित करना, ये किस उद्देश्य से संबंधित है, तो ये ज्ञान से संबंधित है। अगर आपसे किसी चीज़ की किसी की डेफिनेशन पूछेंगे, किसी की परिभाषा पूछेंगे, तो आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास नॉलेज होगा उस चीज़ का, तभी तो आप किसी चीज़ को परिभाषित कर पाओगे, है ना। तो ठीक है, परिभाषित करना है वो ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है कि जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो वो ज्ञानोपयोग की पूर्ति कर रहा है। किसकी, ज्ञानोपयोग की। जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ज्ञानोपयोग। यानी ज्ञान तो हो गया उसको, यानी उसने क्लास में सीखा तो ज्ञान हो गया, अब वो उस गणित की समस्या को स्वयं यानी खुद हल कर रहा है, खुद उसका आंसर निकाल रहा है, तो वो अपने ज्ञान का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो ज्ञान प्लस उपयोग, ज्ञानोपयोग। अगला सवाल है, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित किस उद्देश्य से संबंधित होंगे, तो इसका आंसर होगा कौशल। क्या होगा, कौशल। विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित है, तो वो कौशल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया है, तो वो 2005। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया है 2005। अगला सवाल है, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है, तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अगला सवाल है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रव्य दृश्य सामग्री। क्या, श्रव्य दृश्य सामग्री। अगला सवाल है कि अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है,
अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी क्या है? तो निरौपचारिक शिक्षा। क्या है निरौपचारिक? ऑप्शन क्या है? औपचारिक शिक्षा, पत्राचार, अच्छे स्तर, निरौपचारिक। तो अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए निरौपचारिक शिक्षा उपयोगी है। ठीक है, अगला सवाल है कि शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? तो शिक्षण में 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। कितना? 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। अगला सवाल है कि शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है। क्या? वार्षिक योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये सोपान है। ये किसके सोपान है? तो हर्बर्ट के सोपान। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है उसके सोपान है। क्या? एक फर्स्ट प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना और संबंध, फिर सामान्यीकरण और फिर प्रयोग। देखिए एक सवाल आगे एक और आया था कि इनमें से निम्न में से कौन सा हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का भाग नहीं है, पद नहीं है? तो उसमें मूल्यांकन दे रखा था एक ऑप्शन में। तो मूल्यांकन हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में नहीं होता है। इसमें होता है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग। ठीक है, अपना अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा शिक्षण अनुदेशन है। ये सत्य नहीं, शिक्षण अनुदेशन नहीं है। ये चीज़ याद रखना, शिक्षण अनुदेशन नहीं है। बाकी सब सत्य है। देखो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, बिल्कुल, लेकिन शिक्षण अनुदेशन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? तो इसका सही आंसर होगा कि परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ज्ञात से ज्ञात शिक्षण सूत्र है, विशिष्ट से सामान्य है, सरल से जटिल है, अंश से पूर्ण, ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है। ठीक है, तो आज के अपने क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं शिक्षण अधिगम प्रणाली के। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो तब तक आप रिवीजन करते रहिए, इन क्वेश्चन इन वीडियोस को बार बार देखते रहिए, और इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो हमारे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।